चलो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 है ना। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट थ्योरीज है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनता है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके बारे में पढ़ना है आज हम लोग को। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये है हम लोग का टॉपिक है ना। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दिया है ना। जैसे पहला थ्योरी जो है हम लोग का वो है वर्नर्स थ्योरी है ना, वर्नर्स थ्योरी। दूसरा थ्योरी जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट, वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा पढ़ना है ईएन है ना, सिडविक थ्योरी, सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सिडविक थ्योरी। चौथा पढ़ना है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना। तो बहुत सारा आपका थ्योरी पढ़ना है, वर्नर्स थ्योरी, वीवीटी। आज इस लेक्चर में, ये लेक्चर 3 में आएगा आपका। लेक्चर 3 में हम लोग वर्नर्स थ्योरी और वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे है ना। और ये दोनों जो है वो लेक्चर 4 में चला जाएगा है ना। ईएन, सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एंड सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपका लेक्चर 4 में जाएगा। ये दोनों इजी है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना। सारा हम लोग लिखना सीखेंगे वहीं से, जितना भी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखते हो सारा वहीं पे वीवीटी में सीखेंगे है ना। तो चलिए आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्नर्स थ्योरी। आपका ये लेक्चर 3 है और इसमें हम लोग दिखेंगे वर्नर्स थ्योरी को है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्नर्स थ्योरी। तो हेडिंग देते हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, तो आपका वर्नर्स थ्योरी क्या होता है? पहला, वर्नर्स थ्योरी बोलता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका क्या है, वो कुछ ऐसा होता है ना। ऐसा कुछ होता है, या तो ये केटायन और ये एनायन रहेगा, ऐसे बताया था मैंने, या फिर आपका सिंपल केटायन भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन में जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। या हो सकता है MLX और ये कोई M1 है और ये M2LY, ये भी प्लस माइनस हो सकता है। 3 तरीके का कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना। कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन, सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, 3 तरह का हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी वो देखिए ध्यान से। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ये देखो ये क्या है तुम्हारा सेंट्रल मेटल। हम एक सिंपल सा कोई भी एक यही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है ना। एक ही लेके समझते हैं। तो कोई मैं एक ले लिया, जैसे ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल, मैंने सारा बता रखा है आपको है ना। ये लिगैंड, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ऐसा दिख रहे हो। तो ये बोलता है कि किसी भी सेंट्रल मेटल का 2 वैलेंसी होगा। वर्नर्स थ्योरी क्या बोलता है कि किसी भी सेंट्रल मेटल का, ठीक है ना, द सेंट्रल मेटल ऑफ द कंपाउंड मस्ट हैव 2 वैलेंसीज है ना। द सेंट्रल मेटल ऑफ द कंपाउंड मस्ट हैव 2 वैलेंसीज, दैट इज 2 वैलेंसी कौन कौन सा होगा वो देखते हैं। 2 वैलेंसी होगा, एक होगा पहला प्राइमरी वैलेंसी होगा और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी होगा है ना। 2 वैलेंसी होता है, पहला प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा पॉइंट देखिए वर्नर्स थ्योरी में, दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में देखिए। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल होता है एंड नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल है ना।
ये आयनाइज करता है, प्राइमरी वैलेंसी से आयनाइज करता है, हम लोग पीछे भी देखे हुए हैं, बस स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। तीसरा, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल। ये देखा आपने, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी, एक्चुअली में सेकेंडरी वैलेंसी क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर। और प्राइमरी वैलेंसी क्या है आपका? ऑक्सीडेशन नंबर। तो वर्नर्स थ्योरी बोलता है कि किसी भी सेंटीमीटर के पास दो वैलेंसीज होते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, बट सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं टूटता है, नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये था आपका वर्नर्स थियरी, है ना। ये क्या था आपका? वर्नर्स थियरी। बोलता है प्राइमरी वैलेंसी, जो प्राइमरी सेंट्रल मेटल होगा वो क्या होगा आपका, ये भी देख लीजिए, है ना। जो सेंट्रल मेटल होगा उसका प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है, और जो सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगैंड होता है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर ही आपका सेकेंडरी वैलेंसी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये था वर्नर्स थियरी, है ना। क्या था? वर्नर्स थियरी। वर्नर्स थियरी से थोड़ा सा हमको आइडिया मिल गया कि जो सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल मेटल है उसके पास दो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? आयनाइजेबल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है एंड डायरेक्शनल होता है। ये कुछ ज़्यादा बता नहीं पाए, है ना। बॉन्डिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज इनसे मिला नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे देखते हैं कि बॉन्डिंग के बारे में नॉलेज ज़्यादा मिलेगा किससे, है ना। तो बॉन्डिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज किससे मिलेगा? तो वो मिलेगा बीवीटी से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। उसको देख, बीवीटी बोलता है, ये बोलता है कि आपका जो मेटल है, लिगैंड, है ना, दो चीज आपने देखा आपके कंपाउंड में क्या है। एक सिंपल सा अगर कोई कंपाउंड लो, एक सिंपल सा कोई कंपाउंड लेता है ऐसा, है ना। तो ये क्या है आपका? सेंट्रल मेटल है, और ये क्या है आपका? लिगैंड, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये बोलता है कि लिगैंड जो है मेटल बॉन्ड बनाता है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास Ml4 है ना, ये कोई Ml4 है ना, कोई Ml4 तुम्हारे पास है। तो ये क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। ये 4 L मिलके ये जो मेटल वाले है उसको क्या देता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है ना, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। मतलब ये बोलता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल है वो क्या है? एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर है, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर है ना, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर है। और जो लिगैंड है वो क्या है? और डोनर ऑफ लोन पेयर, है ना। ये लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है, और ये क्या होता है? लेविस बेस होता है ना। ये जो मेटल है तुम्हारा, ये जो मेटल है, ठीक है ना, और ये जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो वीवीटी, अकॉर्डिंग टू वीवीटी, जो मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। हमेशा लिगैंड जो होता है वो डोनेट करता है मेटल को, ठीक है, एक लोन पेयर डोनेट करेगा, और जिसके कारण से, और मेटल जो है लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण से एक बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिए ये बॉन्ड कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल उसके लिए कैसा होना चाहिए, तो एक एक पॉइंट करके सब समझते जाते हैं। सेंट्रल मेटल, ये एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर लेगा। और कोई भी मेटल, मेटल M अगर लोन पेयर लेता है तो ये लेविस एसिड कहलाएगा, है ना। और लेने के लिए क्या होना चाहिए? इसके पास मस्ट हैव अ वैकेंट d ऑर्बिटल, है ना। d ऑर्बिटल इसके पास वैकेंट होना चाहिए। कोई मेटल हो, कोई भी सेंट्रल मेटल हो, उसका d ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? वैकेंट होना चाहिए। मतलब जो d ऑर्बिटल है इसके अंदर
वो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। कोई एक खाली रहेगा तभी उसमें जाके लोन पेयर क्या करेगा, बैठेगा। ठीक है, तो एक चीज तो यहां से सीख गए आप लोग। आगे देखिए नेक्स्ट, लिगैंड। लिगैंड किसको बोलते हैं, तो लिगैंड हर एक वैसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को बोल सकते हैं जो क्या हो, जिसके पास एक लोन पेयर हो और वो डोनेट कर सकता है ना। दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, लिगैंड। मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर, है ना, एक लोन पेयर इसके पास होना चाहिए। जब भी ये एक लोन पेयर होगा तो ये क्या करेगा, यही लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है ना, ये डोनर ऑफ लोन पेयर, ये डोनर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए लेविस बेस है। क्या है ये, लेविस बेस। ठीक है, डोनर ऑफ लोन पेयर इसलिए क्या है ये, लेविस बेस। अब देखिए, जब लिगैंड डोनेट कर रहा है और सेंट्रल मेटल आपका क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो सेंट्रल मेटल जब एक्सेप्ट कर रहा है तो देखो ये मेरा मेटल है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मेरा सेंट्रल मेटल है जिसके पास क्या है, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल, और ये तुम्हारा लिगैंड जिसके पास लोन पेयर। ये इसको डोनेट करता है और डोनेट करने के कारण ही यहां पे एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जैसे ही ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना तो ये क्या हो जाता है, दोनों साथ में आ जाता है ना। जितना रहे, ये x रहे तो x, और ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली होता क्या है, देयर इज अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द मेटल्स एंड लिगैंड्स। ठीक है ना, क्या होता है, देयर इज अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू VVT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर is a coordinate covalent bond between central metal and ligand, है ना। सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है ना, और इसके कारण वो क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंधा होता है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंध के ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है ना, जितना भी कंपाउंड देखते हो सब में क्या है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अगर, है ना, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो देखो आगे एक पॉइंट देखते हैं कि अगर ये आपका बना है ना, मेटल और लिगैंड के बीच में एक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तो वो बॉन्ड अगर बना तो हाइब्रिडाइजेशन भी कुछ होगा, कुछ उसका स्ट्रक्चर्स भी होगा, उसको देखना है हम लोग को, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या होता है। सबको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगैंड्स ही कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। एक्चुअल में नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना, वही है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना लोन पे डोनेट कर दिया वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, है ना। तो आपको मैंने निकालना भी सिखाया था हर चीज, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आता कहाँ से, है ना, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सीखेंगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ओवरलैप्ड इन द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको बोलते हैं, फुल डेफिनेशन यहां पे हुआ कितना ओवरलैपिंग हुआ, है ना। जैसे अगर आपके पास, जैसे मान लो मेरे पास 5 ऑर्बिटल खाली है और तुम्हारे पास 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक पेयर यहां पे जाके बैठ गया, एक पेयर यहां पे जाके बैठ गया, तीसरा पेयर यहां पे जाके बैठ गया और चौथा पेयर यहां पे जाके बैठ गया। तो कितना पेयर जाके बैठा, 4 पेयर जाके बैठा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। एक खाली है उसका नहीं देखेंगे, है ना। तो जितना ओवरलैपिंग होता है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है ना। अब देखें, लिगैंड 2 तरह के होते हैं, लिगैंड वीक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, स्ट्रांग भी हो सकता है ना।
लिगैंड दो तरह के हो सकते हैं, एक वीक लिगैंड हो सकता है और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अब ध्यान से देखिए वीक लिगैंड कौन कौन सा होता है, जैसे Cl- हो गया, है ना, वाटर हो गया, NH3 हो गया, है ना, ये सब F- हो गया, है ना ये सब आपके जितने भी हो गए, Br- हो गया, I- हो गया, ये सब जितने भी तुम लोग देख रहे हो ये सब वीक में आता है, ठीक है ना, ये सब वीक में आता है ना। उस तरह से स्ट्रॉन्ग लिगैंड में कौन कौन सा आएगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में आएगा जैसे CO, है ना, NO2-, CN-, एटसेट्रा, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, है ना। ये क्या करता है, डज नॉट हैव पुशिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन पुशिंग प्रॉपर्टी, ये जहां है वहीं पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इनके पास ये स्ट्रॉन्ग है तो दे हैव इलेक्ट्रॉन पुशिंग प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पुश करने का मतलब क्या, जैसे मान लो कोई ऑर्बिटल है, ठीक है ना, तो वीक लिगैंड में जैसे मान लो कोई ऑर्बिटल है ऐसे, और वीक लिगैंड है उसमें से पहले से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है ना, और तुम्हारे पास मान लो 2 Cl- है, तो तुम्हारे पास क्या है, 2 और इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो क्या होगा, ये दोनों को जाकर बैठना है, तो जहां जगह खाली रहेगा वहां जाकर चुपचाप बैठ जाएगा ये। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड की अगर बात करोगे, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की अगर बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ना, और जैसे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है, देखो ऐसे बैठा हुआ, पेयरिंग नहीं है ना, पेयरिंग नहीं है। तो अब तुम्हारे पास मान लो जैसे 2 Cn- है और तुम्हारे पास 2 Cn- का इलेक्ट्रॉन है ना, मोनोडेंटेड, तो ये क्या करेगा, ये इसको पहले पुश करेगा, बोलेगा यहाँ जाके तुम बैठो, और यहाँ जगह खाली करेगा, क्योंकि पेयर में करेगा, इसको पहले बोलेगा कि तुम जाके उससे पेयर में रहो, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये यहाँ पे जाके ऐसे बैठ जाएगा। तो देखो ये पुश नहीं किया लेकिन ये पुश किया, तो इसके पास पुशिंग प्रॉपर्टी होता है लेकिन इसके पास पुशिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर का अलग अलग अपना क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे देख, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 रहा, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले, sp होता है, क्या होता है, sp, है ना, 50% s और प्लस 50% p, ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहा तो ऐसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर लीनियर होगा, कैसा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर, है ना। जैसे कोई भी एग्जांपल ले ली, Ag NH3 का होल ट्वाइस और OH, है ना, ये कोई ले लिया मैंने। अब यहाँ से निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +1 आएगा, है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है, 2 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा, कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है ना। देख लो Ag+, है ना, ये NH3 है ना, यहाँ पे प्लस कर दो या OH- यहाँ पे कर दो, ऐसे देखो ये इसको डोनेट कर दिया सीधा, इसको डोनेट कर दिया सीधा, एकदम लीनियर शेप में है, देखो लीनियर शेप में है ना, तो इसका शेप कैसा होता है, लीनियर होता है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 2 होगा तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp होगा, और स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, हाँ, है ना, देख रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। वही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो क्या होगा, देख लेते हैं उसको भी, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 होगा तो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्या होगा, sp3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 हुआ, इफ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 हुआ, ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है ना, s px
पी वाई, पी में पी एक्स पी वाई और एस में एस, है ना। मतलब इसमें हो जाएगा आपका, निकालोगे तो 66.6% पी और 33.3% एस, है ना। निकाल के देख लिया, 100% में से टोटल इतना आएगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, स्ट्रक्चर और शेप, शेप बोलिए तो ये ट्रायंगुलर प्लानर, ट्रायंगुलर प्लानर शेप का होगा, है ना। मतलब ऐसा होगा, अगर कोई ML3 स्ट्रक्चर का है आपका, है ना, ML3 इसका लिगैंड, लिगैंड के बगल में 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो ये ऐसा होगा, मतलब ये ऐसा होगा लिगैंड। देखिए ध्यान से, देखो स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, लीनियर का बॉन्ड एंगल याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल जो होगा इसका 180 डिग्री, पाई, देख लो पाई, है ना। उस तरह से इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, है ना। तो इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 120 डिग्री, या कितना निकाल लीजिए 2π/3, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे, आगे देखते हैं। उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो दो केस बनता है ना, दो केस बन सकता है, या तो sp3 भी हो सकता है या dsp2 भी हो सकता है ना, दो केस बनता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, अगर इफ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो दो केस बनता है। कौन कौन सा बनता है, हाइब्रिडाइजेशन दो हो सकता है आपका, हाइब्रिडाइजेशन दो हो सकता है। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3 और दूसरा होता है dsp2, है ना। sp3 का मतलब क्या क्या हुआ, s तो हुआ ही, px py और pz, p के 3 होते हैं, है ना, ऑर्बिटल्स। फिर d x² - y² वाला रहेगा, s रहेगा और px + py रहेगा, है ना। चलिए ध्यान रखिए, दोनों का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो है स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर होगा, है ना। ध्यान दीजिए, जैसे अगर कोई ML4 है ना, लिगैंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो sp3 अगर रहेगा तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होगा। लेकिन अगर यही अगर स्क्वायर प्लानर dsp2 रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर, है ना, स्क्वायर प्लानर। देखिए स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर है तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, चार एंगल 90 डिग्री, है ना। तो ये स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें भी दो केस हो सकता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होगा तो इसमें दो केस हो सकता है ना, हाइब्रिडाइजेशन में, इसके हाइब्रिडाइजेशन में भी दो केस हो सकता है। कौन कौन सा केस हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो पहला केस हो सकता है sp3d1, है ना, इसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना। और दूसरा हो सकता है d1sp3, इसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इनर हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, सब चीज सेम है, सारा चीज सेम है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा सेम होता है, स्ट्रक्चर एक ही होता है, और स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, है ना, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। जैसे कोई भी अगर आपके पास है ML5, ये इनर क्यों होता है आउटर क्यों होता है, वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग प्रॉपर्टी के कारण होता है ना, वो मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, है ना। ML5 तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, देखो
देखो ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है ना, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, इसमें दो बॉन्ड एंगल्स है। देखिए एक ये तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है ना, और एक ऊपर से इसके और नीचे बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो दो बॉन्ड एंगल्स होते हैं इसमें, बीच आपस में बीच में कितने 120 डिग्री का, और ऊपर नीचे से 90 डिग्री का एंगल्स होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर एक ही होता है। नेक्स्ट देखिए आगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो जाए तो क्या होगा, उसको देखना है हम लोग को। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इसमें भी दो हाइब्रिडाइजेशन बताया, इलेक्ट्रॉन पुशिंग प्रॉपर्टी के कारण दो होता है, एक इनर एक आउटर, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा sp3d2 और दूसरा हो जाएगा d2sp3, है ना। ये आपका आउटर हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका इनर कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। स्ट्रक्चर देखिएगा तो स्ट्रक्चर एक ही होता है, या तो आप इसको ऑक्टाहेड्रल बोलिए या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलिए, है ना। स्ट्रक्चर स्क्वायर बाई पिरामिडल का बना देते हैं। देखिए Ml6 कोई कंपाउंड रहेगा आपका, L यहाँ पे L, ये L है आपका, देखिए तो ये हो गया आपका क्या हाइब्रिडाइजेशन इसका, और स्ट्रक्चर ऐसा। इसमें क्या है आपस में कितना कितना का 90 डिग्री का एंगल है, इसमें एक 90 डिग्री का, ऊपर में भी 90 डिग्री का एंगल है ना, ऊपर से और नीचे से 90 डिग्री का, और एक यहाँ पे देखिए 180 डिग्री का एंगल है ना। तो इसमें तीन एंगल पाए जाते हैं, 180 डिग्री 90 डिग्री, है ना, दो ही हुआ बेसिकली, 90 डिग्री और 180 डिग्री दो, ठीक है। तो आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 3 रहेगा तो क्या होगा, 4 रहेगा तो क्या रहेगा, 5 रहेगा तो क्या होगा, और 6 रहेगा तो क्या होगा। इतना आगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में 7 8 भी पढ़े थे, लेकिन वो हमको जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। 6 ही से मेरा काम चल जाएगा, मैक्सिमम 6, ठीक है ना। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया कैसे हो गया। अब लिखना है, जैसे कोई एग्जाम्पल लेके छोटा समझते हैं कि बीवीटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक और चीज हम लोग पढ़े थे, है ना, कि जब अगर अब हाइब्रिडेशन की अगर बात हो रही है तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन की अगर बात हो रही है तो एक चीज और पढ़ना बनता है हम लोग को, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, अगर n अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो अगर n 0 हो जाएगा, ठीक है ना, n अगर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो म्यू भी 0 हो जाएगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन्स। अब याद आया, है ना, अब याद आया, हाँ, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी, है ना, म्यू 0 हो जाएगा, और म्यू 0 हो जाएगा तो ऐसे हमको हम लोग बोलते हैं डाई मैग्नेटिक, है ना, डीएम, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा पढ़े थे आप लोग कि अगर n नॉट 0 तो म्यू भी नहीं 0 होगा, और म्यू 0 नहीं होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं पारामैग्नेटिक, 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 पीएम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं बहुत लोग, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं बहुत लोग, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, उसमें मैंने बताया था कि अगर डाईमैग्नेटिक रहेगा तो डाईमैग्नेटिक कलरलेस होता है ना, और अगर पारामैग्नेटिक रहेगा तो क्या होता है, कलरफुल होता है ना, कलरफुल होता है। ये सब आपने रिजल्ट्स बताया था मैंने आपको पहले 11th क्लास में ही, बस वही चीज है यहाँ पे, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे सिर्फ, अभी कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल छोटा सा मैंने ले लिया,
और इसको समझने की कोशिश करते हैं। के फॉर एफिशिएंसी, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालिएगा 4 × 1 प्लस इसको क्या मानिएगा x प्लस 6 × Cn का -1 इजिकल टू 0। यहाँ से निकालिएगा x कितना आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। ठीक है, अब चलिए आप सबको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए सबको भूल जाइए और लिखिए आपका सेंट्रल मेटल क्या है यहाँ पे Fe+2 है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिए। वो कैसे निकालिएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें भाई 26 होता। अगर आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 26 होता है, लेकिन उसमें से 2 गायब है, तो कितना है टोटल 24 इलेक्ट्रॉन ही है। तो पहले लिखेंगे आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन गया, 4s2 और 3d कितना 4s2 और 3d भाई 18 2 20 हुआ और 3d 4 6 करते, क्या करते 6 करते है ना, 4s2 3d 6 करते तो ये क्या होता है आयरन का होता है ना। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन आपका गया है, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 4s0 है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, आर्गन तक तो है, आर्गन तक रहने दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4 के पहले 3 को कर दो, 3d6 और 4s0, अब ऐसे कर दो। अब थोड़ा सा लिखो, देखो कैसे इसका नाम लिखेंगे। आर्गन इसको छोड़ दो, आर्गन तक तो स्टेबल है। 3d6 1 2 3 4 5 सॉरी 5 खाना हो गया, डी में 5 खाना होता है और एस 3 खाना। चलिए देखिए एस में एक ही खाना बनाइए, उसके बाद वैसे ही होगा 3d4 4p होगा, तो यहाँ पे 3 खाना और ऐसे बनाओगे है ना। आगे हम लोग पढ़े थे। अब देखिए क्या करना है आपको, 3d6 है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन खाली है, 2 3 4 खाली है। अब देखो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 था, हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, Cn 6 है, 6 लोन पेयर है आपके पास, और ये Cn- है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। क्या है ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड तो क्या करेगा, पहले तो पुश करेगा, ये तो पुश किया, इसको पुश किया इसमें, इसको इसमें और ऐसे करके पुश किया। तो देखो ये वाला उठ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया और ये दोनों उठ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया, देखो पुश कर दिया है ना। अब पुश कर दिया तो जगह खाली हो गया, तो उसमें जाकर बैठ जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6, देखो तो ये क्या हुआ, डी में कितना 2 खाना भरा हुआ है, तो D2 S और P3, देखो D2sp3 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तो इतना तो पता था हमको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 ही हो सकता है, या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। लेकिन कौन सा हुआ, इनर वाला हुआ, आउटर वाला नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पुश किया, इलेक्ट्रॉन को पुश किया, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है ना, इलेक्ट्रॉन को पुश किया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया D2sp3 हो गया। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन तुमको मिल गया तो अब बहुत सारा चीज मिल जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है यहाँ पे है ना, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 हो गया तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो म्यू क्या हो जाएगा 0 है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका बाबू, तो हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा सर यहाँ से आ गया D2sp3, ये भी देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, आगे देखिए हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आया तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा या स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा। स्ट्रक्चर में तो चेंजिंग नहीं होता है ना। उसके बाद देखिए जब n 0 है तो डायमैग्नेटिक होगा, कलरलेस होगा है ना। स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, कैसे बनाइएगा, तो देखिए आपके पास क्या है Fe है ना, इसको तोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 4k+ हो जाएगा और FeCN6 4- हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स अंदर वाला है उसको बनाइए, तो Fe स्क्वायर बाई पिरामिडल मैंने बनाया सिखाया है आपको, CN
Cn, यहाँ पे भी Cn, ऊपर से Cn और नीचे से Cn, 4 माइनस और यहाँ पे 4k प्लस। देखिए स्ट्रक्चर बन गया इसका, बड़ा आसान सा है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कैसे पूछा जाता है। एक कंपाउंड से कितना सारा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है, डायमैग्नेटिक, कलरलेस, सब पूछ सकता है आपसे एक क्वेश्चन से, सिर्फ एक क्वेश्चन से। अब इसमें भी पूछेगा, ठीक है ना, इससे पूछेगा कि आपने स्ट्रक्चर तो बनाया है इसका, है ना, पूछेगा नंबर ऑफ CnFe ऐसे करके, CFe C बॉन्ड्स, है ना, CFe C बॉन्ड्स कितना कितना है। तो देखिए CFe C 1 2 और 3, आपको 3 दिख रहा है ना, मेरे को भी 3 ही दिख रहा है, तो कितना होगा 3। दूसरा पूछ सकता है आपसे कि नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में कितना एटम्स है। अब एक प्लेन में कितना एटम्स है, तो देखिए बताइए, थोड़ा सा इसको सही कीजिए, कार्बन नाइट्रोजन को सही कीजिए। जब आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जो कार्बन नाइट्रोजन है ये दोनों के बीच में sp है ना, देख रहे हो, 3 बॉन्ड sp, और ये भी sp और ये भी sp, और ये तो ऊपर नीचे है तो खैर इससे मतलब है ही नहीं, ये तो प्लेन से बाहर है और ये भी प्लेन से बाहर है। लेकिन इसमें देखिए अगर ये sp है तो सीधा होगा, तो ये भी प्लेन ही में रहेगा और ये भी प्लेन ही में रहेगा। तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 7 एटम, 8 एटम, 9 एटम, टोटल कितने एटम्स है एक प्लेन में, तो 9। ठीक है, आगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ लाइन, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ये कितना होगा, एक लाइन में मैक्सिमम कितने नंबर एटम्स है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 एटम्स मैक्सिमम एक लाइन में। ठीक है, पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एंगल्स CFE C इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितने ऐसे हैं एंगल्स 90 डिग्री का। तो देखिए एक CFE एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, प्लेन में ही 4 एंगल हो गया। ऊपर से देखिए, ऊपर से, तो ऊपर से CFE C एक एंगल, इधर से 2, फिर 3 और फिर इधर से 4, वैसे ही नीचे होगा, है ना। तो 3 प्लेन में हुआ, 3 ऊपर से और 3 नीचे से, टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 3 कितना 12, ये एंगल हो गया। नंबर ऑफ एंगल्स CFE C इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना एंगल होगा। तो देख लीजिए एक 180, 2 और 3, टोटल कितने हो गए। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो उसके लिए तैयार रहना है आपको। ये सब क्वेश्चन एडवांस का था, है ना, बड़ा इजी सा पूछता है। ठीक है, अब और सारा एग्जाम्पल्स करते हैं, और फटाफट एग्जाम्पल्स बहुत सारा करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो अगला एग्जाम्पल क्या है आपका। तो अगला एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, उसको कैसे करना है वो देखिए। जैसे मैंने बोल दिया, ऐसा ना देके K3FeCN6 बोल दिया मैंने, आप बताइए इसका क्या होगा, है ना, K3FeCN6। तो आप कैसे कीजिएगा इसको, फटाफट ऑक्सीजन नंबर निकालिएगा, कितना आएगा +3, है ना। तो Fe +3 कीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, तो लिखेगा आर्गन 4s2 3d6, 3 गया है तो 4s0 और 3d 5, फिर इसको रीअरेंज कीजिएगा, तो आर्गन लिखिएगा यहाँ पे, 3d 5 को पहले लिखेगा, 4s0 और 4p0, ऐसे करके आगे तक लिखिएगा, है ना। डी को बनाइए, तो डी ये हो गया, एस ये हो गया, और पी ये हो गया आपका, है ना। T5 है इसमें, तो 1 2 3 4 5 हो गया, है ना। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, CN कितना है, 6 लोन पेयर लेके आया है,
और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इसको क्या करेगा, पुश करेगा ना, पुश करेगा, तो पुश करेगा तो देखिए सारा पुश हुआ, ये इसमें आ गया, ये वाला सब इसमें आ गया, और ये यहाँ पे आ गया ऐसे, है ना। पुश तो कर दिया, फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब 6 है तो भरेगा, 1 2 3 4 5 और 6, देखिए D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी क्या आ गया आपका, D2sp3 आ गया। तो बोलोगे सर अंतर क्या हुआ, अंतर है इसमें, देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया, तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू 0 नहीं होगा, म्यू का कुछ वैल्यू आएगा, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 होता था ना, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √2 bm आ गया, है ना। और ये पैरामैग्नेटिक हो गया, कलरफुल हो गया, है ना। स्क्वायर बाय पिरामिडल ही होगा, स्ट्रक्चर बना लीजिए अपना, है ना, स्ट्रक्चर बना लीजिए। और भी बहुत सारा कंपाउंड्स देखते हैं हम लोग, है ना, भी बहुत सारा कंपाउंड्स देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए कुछ नया कंपाउंड्स, ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया मैंने, अब बताइए इसमें तो वीक लिगैंड दिख रहा है, वीक लिगैंड, ऑक्सीजन नंबर निकालेगा +3, तो Cr+3। अब बहुत लोगों को पता होगा कि आर्गन 4s2 और 3d कितना 4, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है, 4s1 3d5 होता है क्रोमियम में, ये सबको पता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन जाना है तो 4s0, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना हो जाएगा 3d3, है ना। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, रीअरेंज कीजिएगा तो आर्गन 3 को पहले ले आइए, 3d3 4s0 और 4p0। अब 3d3 करना है, 1 2 3 4, 1 यहाँ पे कर दिया है, देखिए। अब क्या किया, 3d3 करना है तो 1 2 3, है ना। आपके पास कितना है, 6 लोन पेयर है, लेकिन ये वीक है, वीक, तो बेचारा कोई पुशिंग नहीं करेगा, जहां जगह मिला वहां जाके चुपचाप बैठ जाएगा। 2 3 4 5 6, तो भी जहां जाके बैठा तो भी क्या हो गया इसका, D2sp3 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। n कितना हो गया, 3 हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, कलरफुल हो गया, स्ट्रक्चर कैसा हो गया, D2sp3 तो ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन निकालिए यहां से। और एग्जांपल्स कुछ देखते हैं हम लोग, कुछ 4 वाले में देख लेते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको दे दिया NiCN4 2-, जब निकालोगे तो कितना आएगा, ये +2 आएगा, देख लीजिए। अब देखिए निकल +2 तुम्हारे पास है ना, आर्गन 4s2 3d8 होता, 2 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है तो 4s0 3d8 होगा, रीअरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8 4s0 और 4p0। चलिए डी वाले बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1। अब देखो D8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 4 लोन पेयर है, क्या है, यहाँ से 4 लोन पेयर है। अब 4 लोन पेयर है तो क्या करोगे, स्ट्रांग है ना, ध्यान रखिए स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है तो इसको पुश करेगा, इसको पुश करके यहाँ पे कर दिया तो अब ये जाएगा यहाँ पे बैठेगा, 4 बैठ गया, तो देखो क्या हो जाएगा, DsP2, है ना। sp3 नहीं होगा, क्या होगा, DsP2 हो गया, है ना। और DsP2 हो गया तो कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, स्क्वायर प्लानर, क्या होगा, स्क्वायर प्लानर, ऐसा निकल ऐसा, देखिए Cn 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 -2, देखो ये रहा स्ट्रक्चर होगा। तो बड़ा आसान सा है, इसको स्क्वायर प्लानर हो गया। n कितना हो गया, 0, n 0 हो गया तो डायमैग्नेटिक हो गया, कलरलेस हो गया, है ना। तो जनरल आप सारे कंपाउंड्स पे इसको आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, अलग अलग कंपाउंड्स लेके आप VBT थ्योरी से सबका लिख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस को जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके सारा एक्सेप्शंस आपको बता देते हैं, है ना। एक एक करके मैं सारा एक्सेप्शंस आपको बता देता हूँ।
जो वीवीटी को फॉलो नहीं करता है, पहला, है ना। पहला जो एक्सेप्शन है वो है आपका ब्राउन रिंग इन रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट में एक ब्राउन रिंग बनता है, वो कंपाउंड। चलिए ये है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, कितना आएगा, +1 आएगा, है ना। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले Fe +1 कीजिएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, और ये वीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या है ये, वीक। तो Fe +1 निकालिए। होता अगर ऐसे सिर्फ आयरन का तो 4s2 3d6 होता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गया है तो 4s1 3d6 होगा। रीअरेंज कीजिए, रीअरेंज कीजिएगा तो 3d6 4s1 और 4p 0, d6 है, 1 2 3 4, 4s1 4p 0। देखिए यहाँ पे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, अब 6 है तो क्या होना चाहिए था, कुछ नहीं, सिंपल से ध्यान रखिए, कुछ नहीं होगा, बस ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा इसके बाद 4d आता है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद 4d आता है, 4d 0। अब देखिए इससे बस ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर चला जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर देता है वीक, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर, और ये जब इधर जाएगा तो इसका n कितना हो गया, 3 हो गया, ये ध्यान रखिए, n3 हो गया, है ना, कलरफुल हो गया, है ना। और जब ये ऐसे चला गया तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठ जाएगा, sp3d2 आउटर हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो आता है उसको क्या करता है, वो पुश कर देता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्सेप्शन है इसमें, यही एक्सेप्शन है, इसमें कुछ हुआ नहीं, स्ट्रॉन्ग था नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी क्या किया, ये पुश कर दिया, और एक ही इलेक्ट्रॉन को पुश किया, तो ये एक्सेप्शन टाइप का हो गया, sp3d2 इसका होता है, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। चलिए दूसरा एक्सेप्शन देखिए, दूसरा एक्सेप्शन है ये, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा 0 आएगा, कितना आएगा, 0, ठीक है। ये PH3P का मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से देखिए, फिनाइल है, इधर भी फिनाइल है, इधर भी फिनाइल है ना, ऐसे PH3P ऐसे करके देखिए, और ये जुड़ा हुआ है PH3P, और ये 4 ऐसे निकल से जुड़ा हुआ है ना। तो PH3P का मतलब हुआ ये फिनाइल है, फिनाइल, और ये फास्फोरस। अब देखिए नेक्स्ट, निकल का तो निकल गया 0 भाई, निकल जब 0 है तो सिर्फ निकल का क्या होता है, आर्गन 4s2 3d8 होता है ना। तो सिंपल सा इसको रीअरेंज कीजिएगा, 3d8 4s2 4p0 और 4d 0 आगे तक। चलिए D को देखते हैं, S और P, देखिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2, ठीक है ना। अब देखो सिंपल साइज है, कुछ नहीं करना है, इस पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बाबू, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, ठीक है ना, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा उसको देखना है। तो हाइब्रिडेशन कुछ नहीं होगा, सिंपल सा है, याद रखिए, बस इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है ना, इसको डिस्प्लेस कर देगा तो n क्या हो जाएगा, 0। जैसे डिस्प्लेस हुआ ये जाके यहाँ बैठ गया, यहाँ जगह खाली हो गया, तो वो 4 आके बैठ जाता है वीक ये, लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया, और ये sp3, तो स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक एक्सेप्शन टाइप का है, ये भी एक एक्सेप्शन है, n0 आ गया। आगे देखिए तीसरा,
जब भी कॉपर की बात हो, है ना, ये सब कंपाउंड अगर देखो ये, तो इसका हमेशा DsP2 आएगा। क्या आएगा? DsP2। निकालना है, निकाल लीजिए। कॉपर +2 अगर निकालिएगा तो आर्गन होना चाहिए था 4s1, 3d10 होता है कॉपर का, 2 इलेक्ट्रॉन गया 0 और 3d 9 हो जाएगा। रीअरेंज कर दीजिए तो आर्गन 3d 9, 4s0, 4p0 ऐसे करके आएगा। चलिए देखिए 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसमें 0 0 है सारा, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा ये एक इलेक्ट्रॉन उधर चला जाता है, बाहर चला गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला गया तो N1 होगा, है ना, ये पैरामैग्नेटिक होता है, μ√2bm आएगा, है ना, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का, ठीक है। और ये जब जहाँ चला गया तो इसके पास 4 लोन पेयर है, वीक है, और फिर इसको क्या कर दिया, उधर चला गया, तो ये बच गया 1 2 3 4, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ध्यान रखिएगा इसका जो हो गया DsP2 हो गया, स्क्वायर प्लानर। तो कॉपर प्लस अगर कहीं भी रहेगा 2+, तो वो स्क्वायर प्लानर होगा और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन में आता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए आगे। फोर्थ देखिए अगला, अगर कभी भी कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3 रहा, या कोबाल्ट HOH का होल 6 और Cl3 रहा, इसमें HOH एंड NH3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह एक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट के साथ NH3 अगर 6 पे हो और HOH 6 पे हो तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह काम करता है। मतलब अगर इसका देखिएगा, ठीक है ना, तो कितना आएगा +3, और इसका भी देखिएगा तो +3 आएगा। तो कोबाल्ट +3 में अगर ये तीनों रहे, ठीक है ना, एक मैं बना के दिखा देता हूँ। आर्गन 4s2 3d7 ऐसा आता, 3 गया 0 6 आया, है ना। चलिए आर्गन 3d6 4s0 और 4p0, d6 है। चलिए बनाते 1 2 3 4 1, चलिए भाई d6 है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देखो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह एक्ट कर रहा है, 6 लोन पेयर है, लेकिन एक्ट किसकी तरह कर रहा है वीक, लेकिन स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करेगा जब कोबाल्ट रहेगा तो ये इसको ऐसे कर दिया पुश, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया पुश, खाली हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, और इसका N क्या आ जाएगा 0, डायमैग्नेटिक आएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है इसमें। तो एक्सेप्शंस को आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं पांचवा देखते हैं Cr HOH का होल 6 और Cl3, इसमें भी एक्सेप्शन है ना। क्रोमियम में HOH 6 लगा रहेगा, इस पर एक्सेप्शन होगा +3, क्रोमियम का +3 लीजिएगा तो कितना होगा, आर्गन होता है 4s1 3d5, लेकिन 3 गया है तो 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3d3, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लीजिए तो आर्गन 3d3 4s0 और 4p0, देख लीजिए 3d3 1 2 3 4 1, ठीक है। अब देखिए 3 है तो 1 2 3 कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसके पास 6 लोन पेयर है ना, 6 लोन पेयर है, तो 6 लोन पेयर है तो इस पे नहीं बढ़ता है, इस पे नहीं बैठेगा, ध्यान रखिएगा। इसको खाली छोड़ के ये यहाँ से बैठता है, 1 2 3 4, फिर 4d0 आएगा तो उसमें बैठ जाएगा 4 5 और 6, देखो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, बहुत लोग क्या कर देते हैं इसको d2sp3 कर देते हैं, ऐसा नहीं, sp3d2 है ना। और इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला एक्सेप्शन, छठा एक्सेप्शन देखिए 6। सिक्स सबसेक्शन जो है वो क्या है, तो उस पे है हाँ उस पे है क्या आपका, उस पे है सिंपल सा कि जैसे कोई भी प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम या इरिडियम, ऐसा कोई चारों एलिमेंट जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, पक्का उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर जो होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन पक्का DsP2 होगा, है ना, स्क्वायर प्लानर होगा, ठीक है, स्क्वायर प्लानर होगा, ध्यान रखिएगा ये पक्का होगा ऐसा, ठीक है। जैसे अगर आप ले लिए प्लैटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl ट्वाइस, है ना, इसको सिस्प्लैटिन बोलते हैं या ट्रांसप्लैटिन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लैटिनम है, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम या फिर इरिडियम अगर रहेगा तो पक्का उसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होना ही होना है, स्क्वायर प्लानर होगा, ठीक है। आगे देखिए 7th, है विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट, विल्किंसंस कैटलिस्ट देखिए RA ये है विल्किंसंस कैटलिस्ट आपका, है ना, सिंपल सा है, इसमें +1 आपको दिख रहा होगा, ये भी हमेशा DsP2 होगा, स्क्वायर प्लानर होगा, स्क्वायर प्लानर होगा, ठीक है। तो विल्किंसंस कैटलिस्ट, ये सात एक्सेप्शन को छोड़ के आप VBT कहीं भी सिंपल सा, जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग के लिए पुशिंग और वीक के लिए नॉट पुशिंग, वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके बता सकते, लेकिन ये 7 एक्सेप्शन इसको याद रखना है। तो मेरा जो हुआ वर्नर्स और VBT यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपका जो भी अब सिर्फ जो वीडियोस जाएगी वो ऐप पे जाएगी, है ना, आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, है ना, सेंड ज्वाइन रिक्वेस्ट में जाके अपना बैच भेजिए मेरे को, एक्सेप्ट करवाइए, है ना, और जाके अपने बैच के वीडियोस सेक्शन में केमिस्ट्री पे जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाके वीडियोस को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। थैंक यू।